नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वीडियो में, वो आपके स्नातक के तीनों वर्षों के लिए और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। किस किस प्रकार से इसमें परीक्षा में आपके काम आएगा उनको बात करेंगे, किस किस तरह के प्रश्न बनेंगे उनको बात करेंगे, और स्नातक स्तर के लिए हम ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार उस उत्तर को आपको बनाना होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, काव्य गुण और काव्य दोष, दोनों को लेकर के चर्चा करेंगे। काव्य गुण यदि स्नातक स्तर पे आता है, देखिए किस किस प्रकार से, या तो सीधे सीधे आपके स्नातक तृतीय वर्ष में जैसे है पाठ्यक्रम में, तो आपके लिए सीधा एक प्रश्न बनता है, काव्य गुणों की व्याख्या कीजिए, या काव्य गुण कितने प्रकार हैं, तीनों की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। और यदि हम प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की बात करें तो व्याख्या के अंदर यदि पद्यांश की कोई व्याख्या आती है, उसके अंदर विशेष लिखने में आपको काम आता है, जहां पर आपको लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा गुण है। ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की जहां तक हम बात करते हैं तो उनमें कभी कभी पंक्तियां दे दी जाती है, काव्य गुण पहचानने को कहा जाता है, या काव्य गुण दिया जाता है, उसके लक्षण पूछे जाते हैं, या विशेषताएं दे दी जाती है और काव्य गुण या दोष का नाम पूछा जाता है। तो सभी दृष्टियों से आज का हमारा ये जो वीडियो है वो प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी और स्नातक के तीनों वर्षों के लिए काम का है। तो आइए चलते हैं, पहले चर्चा करते हैं हम गुणों की, फिर करते हैं हम दोषों की। सबसे पहले मैं आपको रीति संप्रदाय के बारे में बताऊंगी, क्योंकि रीति और गुण आपस में अंतर संबंधित है, दोनों ही काव्य का उत्कर्ष बढ़ाने वाले हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि गुण की यदि एक पंक्ति में परिभाषा आपको देनी हो, बड़ी ही आसान और अपने आप में परिपूर्ण परिभाषा है। वो किस प्रकार है, सुनिए। रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व, गुण कहलाते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाले, हम पहले जब रस संप्रदाय हमने पढ़ा, रस के अवयवों को पढ़ा, रस के उदाहरणों को पढ़ा, तो उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि काव्य में जहां रस है वहां आनंद है, उसी रस का उत्कर्ष यानी उस आनंद को और बढ़ा देने वाले तत्व हैं वो गुण है। और यदि यही परिभाषा दोष की आए तो बिल्कुल एक शब्द को ही परिवर्तित करना है, रस के अपकर्षक तत्व क्या है, दोष। तो बड़ा आसान सा है, ये ट्रिक्स हैं हम याद करने की, कि हम किसी उत्तर को सारगर्भित भाषा में परिपूर्ण यदि बनाना हो तो इस प्रकार बना सकते हैं कि किन्हीं दो चीजों की परिभाषा याद करनी हो और दोनों संप्रत्यय आपस में बहुत मिलते जुलते हों, तो हम उन शब्दों को पकड़ लें जो उन दोनों में अलग अलग हैं। तो उत्कर्ष करने वाले या अपकर्षक तत्व दोनों अलग अलग हैं। उत्कर्ष यानी बढ़ाना और अपकर्ष यानी उनको कम कर देना या दोष युक्त बना देना। तो काव्य गुण की और काव्य दोष की दोनों की परिभाषा। अब हम रीति संप्रदाय की बात करते हैं। इसके प्रवर्तक आचार्य जो हैं वामन हैं, जिन्होंने रीति रस्य काव्यस्य आत्मा कहकर रीति को ही काव्य की आत्मा बना दी और रीति और गुण को आपस में अंतर संबंधित बताया। रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले आचार्य वामन ने रीति को और गुणों को आपस में अंतर संबंधित बताया है। तो अब हम गुणों की जहां चर्चा करेंगे तो वहां हम ये मान करके चलेंगे कि रीति गुणाश्रित है और गुण जो है वो रीति के सहयोगी तत्व हैं। जिस प्रकार मनुष्य में गुण होते हैं, जैसे दानवीरता, दया, मानवता, उदारता, उसी प्रकार काव्य के भी गुण हैं जो उसके आनंद को यानी उसके रस को उत्कर्ष प्रदान करते हैं, यानी उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब ये कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं।
तीन प्रकार के गुण हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तीन प्रकार के गुण हैं और वो गुण हैं, पहला है ओज, दूसरा है प्रसाद और तीसरा है माधुर्य। अब ये बात पता करते हैं कि ओज जहां है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे कि निम्न पंक्तियों में ओज गुण है या निम्न पंक्तियों में प्रसाद गुण है या निम्न पंक्तियों में माधुर्य गुण है। इसकी पहचान और किन किन विशेषताओं के आधार पर आप उस उदाहरण को ये पुष्ट कर पाएंगे कि कौन से गुण का है, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ओज को लेकर के चलते हैं। इस पे कई तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, वो किस प्रकार बनते हैं उनकी भी साथ साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है। ओज का मतलब है तेज या तेजस्विता, या शब्द का अर्थ है दीप्ति। इस नाम से भी पूछा हुआ है कि चित्त की दीप्ति वृत्ति से संबंधित काव्य का कौन सा गुण है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। इसलिए मैं इन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिख देती हूं कि उनसे संबंधित जब प्रश्न बनते हैं तो विद्यार्थियों को ये बोर्ड की चीज याद आए और इन शब्दों के साथ वो उस उत्तर को लिख सके। चित्त की दीप्ति वृत्ति से संबंधित जो गुण है वो गुण है आपका ओज गुण। अब कैसे पहचान होगी, जब हृदय को वीरता पूर्ण भर देने वाले भाव यानी जोश दिला देने वाली पंक्तियां जहां पर है। अब सामान्य सी बात है, या तो वो पंक्ति किसी की वीरता का वर्णन होगी, चाहे वो वीरता दया वीरता हो, दान वीरता हो, युद्ध वीरता हो, किसी भी प्रकार की वीरता हो सकती है। देश प्रेम की कविता हो सकती है, युद्धों का वर्णन हो सकता है। इस तरह की सीधी सी बात है कि जहां पर भी ओजस्विता वाला भाव होगा या जहां पर भी वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले भाव होंगे वहां पर ओज गुण होंगे। तो पहचान कैसे करोगे, एक तो अब देखो पहचान करने की चीजें क्या क्या होगी, या तो द्वित्व वर्ण होंगे, वहां पर द्वित्व वर्णों की भरमार मिलेगी आपको, ठीक है। संयुक्त वर्ण हो सकते हैं, ठीक है। द्वित्व वर्ण का मतलब समझ गए ना आप, जैसे दो बार एक ही वर्ण का आना, एक बार आधा और एक बार पूरा। इस तरह के। और संयुक्त वर्ण जहां दो वर्ण आएंगे अलग अलग, एक आधा होगा और एक पूरा होगा। जैसे देख लीजिए, दोनों व्यंजन अलग अलग हैं, दोनों वर्ण अलग अलग हैं, लेकिन उनमें से एक आधा है। या फिर ये तो है ही वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। इस प्रकार के वर्णों की आवृत्ति वहां पर देखने को मिलेगी, कहां, जहां ओज गुण होगा। इसके अलावा ण, ड जैसे कठोर वर्ण, इनको क्या कहेंगे हम, परुष या कठोर वर्ण, परुष वर्ण या कठोर वर्ण। र की आवृत्ति मिलेगी, र की आवृत्ति चाहे वो किसी रूप में हो, रेफ रूप में हो या फिर मात्रा के रूप में हो, किसी भी प्रकार हो, र की आवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा श, श जैसे वर्णों की आवृत्ति मिलेगी। आपको बड़े आराम से, बड़े सहजता से समझ में आ जाएगा कि यहां पर ओज गुण चल रहा है। इस प्रकार के वर्णों की आवृत्ति, र की आवृत्ति, संयुक्त वर्णों की आवृत्ति, द्वित्व वर्णों की आवृत्ति और हृदय को जोश से या वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले शब्दों का प्रयोग, भर देने वाले वर्णों का प्रयोग जहां पर होगा, जिन पद्यांशों में होगा, जिन पद्य की पंक्तियों में होगा, वहां पर आपको ओज गुण देखने को मिलेगा। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण इसलिए
प्रतियोगी परीक्षा में उदाहरण लिखने को नहीं आएगा, लेकिन स्नातक स्तर की यदि बात करें तो आपको उदाहरण भी आना चाहिए। आसान सा कोई ऐसा भी उदाहरण, आप जरूरी नहीं मेरा बताया हुआ आप उदाहरण याद करें, आप कोई भी ऐसा आसान सा उदाहरण याद कर लीजिए जो आपकी याद की हुई किसी पंक्तियों के अंदर इन विशेषताओं से युक्त हो, आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे बड़ा आसान सा उदाहरण है, हैरुंड गिरे गजशुंड गिरे कटकट अवनी पर मुंड गिरे, भूषण की कविता है। यदि आप उसकी पंक्तियों को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको एहसास होगा किस प्रकार जोश से भर देने वाले भाव इसके अंदर आए हैं। और यदि और आसान याद करना चाहते हैं तो बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, बहुत छोटी कक्षा में अपन ने कविता भी याद करी है, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो हाथ में मशाल हो, उस तरह की कविताएं भी आप याद कर सकते हैं जो आपने आज तक पढ़ी हो, आपकी जबान पे चढ़ी हो। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं। यदि रश्मिरती आप याद कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। किसी भी कवि की ओज से परिपूर्ण वीरता जोश को भर देने वाले भावों वाली यदि कोई कविता पंक्ति आपको याद हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आसान सा उदाहरण और, बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, इस तरह के भी आप पंक्तियों को याद कर सकते हो। जो भी आसान सी जोश भर देने वाली पंक्तियां आपको याद हो, आप उसको अपने उदाहरण के अंदर शामिल कर सकते हैं। खास बात है इसकी पहचान के लिए इसकी विशेषताओं को आपको धारण करना, आपको याद करना। दूसरा जो है हमारा उस सबसे आसान, वो सबसे आसान है हमारा प्रसाद गुण। चित्त में उदित होते ही, ये देख लीजिए, ये जो प्रसाद गुण है हम इसको पढ़ रहे हैं। प्रसाद शब्द का मतलब ही है स्वच्छता या निर्मलता, स्वच्छता निर्मलता। तो डबल नहीं है, निर्मलता। जिस प्रकार नदी का पानी स्वच्छ होता है तब उसका तल एकदम साफ दिखाई देता है, बिल्कुल इसी प्रकार प्रसाद गुण में पंक्तियों का भी होता है कि पंक्तियों को पढ़ते ही, सामने आते ही, चित्त में उदित होते ही, सहज ही भाव स्पष्ट हो जाता है, वहां पर प्रसाद गुण पाया जाता है। अब जैसे इसके क्या लक्षण होंगे वो भी समझ लीजिए। कोमल वर्ण और सरल अभिव्यक्ति, जिन पंक्तियों को देखते ही आपको उनका अर्थ समझ में आ रहा है, आपको ज्यादा लक्षणा व्यंजना लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, शब्दों के अर्थों की गूढ़ता की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, वहां पर प्रसाद गुण है। जैसे हमने निराला की कविता कल ही पढ़ी थी, वह आता, भिक्षुक कविता, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुंह फटी झोली को फैलाता पछताता पथ पर आता। इन पंक्तियों को पढ़ते ही या सुनते ही हमारे सामने एक भिक्षुक या भिखारी का चित्र उदित हो जाता है। हमें पंक्ति को पढ़ते ही पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति एक भिक्षुक ही हो सकता है, यानी चित्त में उदित होते ही हमें उसका अर्थ बड़ी ही सरलता से, सहजता से समझ में आ गया। और भी आसान है, विनती सुन लो हे भगवान, उदाहरण देखिए इसका बड़ा आसान, ये भी आसान, पहचान भी बड़ी ही आसान, चित्त में उदित होते ही उसका अर्थ समझ में आ गया। कोमल वर्णों का प्रयोग है, सरल और सहज व्यक्ति है, न तो उसमें द्वित्व वर्ण है, न संयुक्त वर्ण है, न अनुस्वार युक्त वर्ण है माधुर्य गुण की तरह, न द्वित्व और परुष वर्ण है ओज गुण की तरह, बड़ी ही सरल और सहज व्यक्ति है, यानी आसानी से बात को समझ में आने वाले शब्दों को लिखा गया है। उदाहरण देख लिए, विनती सुन लो हे भगवान,
विद्या बुद्धि, हम सब बालक हैं नादान, हम सब बालक हैं नादान। पढ़ते ही समझ में आएगा प्रार्थना किस प्रकार चल रही है। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, हमें बना लो अपना दास। देखते ही, पढ़ते ही या सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ईश वंदना हो रही है, प्रभु से प्रार्थना हो रही है, प्रभु के सामने कोई विनती कही जा रही है और स्वयं को विद्या और बुद्धि से हीन बताते हुए ईश्वर का दास बनाने के लिए विनती की जा रही है। तो पंक्तियों को समझते ही, सुनते ही, सहज ही हम उसका अर्थ लगा पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्वच्छ और निर्मल शब्द हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, स्वच्छता और निर्मलता याद करने का तरीका, जिस प्रकार नदी का जल यदि स्वच्छ हो तो उसका तल हमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार ये शब्द इतने सरल और स्पष्ट हैं कि पढ़ते ही हमारे सामने इसका अर्थ उदित हो जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा और हमारा अंतिम जो गुण है, 3 ही गुणों को याद करना है और आपके सारे मसले यहां पर हल हो जाते हैं कि यदि उदाहरण आए तो पहचान कर लेंगे, यदि प्रश्न पूछा तो उदाहरण लिख के पहचान की विशेषताएं वाले बिंदु लिख सकते हैं, परिभाषा आई तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, और प्रतियोगी परीक्षा में यदि कोई शब्द को लेकर के पूछा तो भी हम बता सकते हैं। अंतिम हमारा जो है वह है माधुर्य गुण। ये चित्त की धृति प्रवृत्ति से संबंधित है। धृति मतलब है पिघल जाना, माधुर्य से भर जाना। वैसे माधुर्य शब्द का मतलब है मिठास। यानी अंतःकरण को आनंद और उल्लास से भर देने वाली या चित्त को द्रवित कर देने वाली वृत्ति, चित्त को द्रवित कर देने वाली पंक्तियां जहां पर आए वहां पर आपका माधुर्य गुण है। तो देखिए, ये 3 शब्दों से संबंधित आपकी प्रतियोगी परीक्षा में भी प्रश्न आ सकते हैं। चित्त को द्रवित करने वाली, या जिन पंक्तियों में मिठास हो, या चित्त की धृति वृत्ति से संबंधित हो, तो तीनों ही प्रश्नों का उत्तर आपके सामने है। यानी मन को या अंतःकरण को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त अविशेषताएं देख लीजिए आप। पहली विशेषता यहीं पर स्पष्ट हो जाती है परिभाषा के साथ ही, कोमल और मधुर वर्णों का प्रयोग। ठीक है, कोमल और मधुर वर्णों का प्रयोग, या साथ में पंचम वर्ण आएंगे। लेकिन ण को तो अपन ने किसमें ले लिया था? ओज में ले लिया था। तो ण वर्ण को छोड़कर ये लिखना पड़ेगा आपको, पंचम वर्ण ण को छोड़ते हुए। ओज के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए कठोर और पुरुष वर्णों का प्रयोग इसके अंदर नहीं होगा। पंचमाक्षर का प्रयोग हो रहा है, पंचवर्णों का प्रयोग होगा है, तो हम कह सकते हैं अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होगा। दोनों एक ही बात है। अनुस्वार या अनुनासिक वर्णों का प्रयोग। अधिकतर ह्रस्व वर्ण चलेंगे, इसमें दीर्घ वर्ण नहीं आएंगे। ह्रस्व मात्राओं का प्रयोग, शब्दों के अंदर मात्रा कौन सी चलेगी? ह्रस्व, क्योंकि दीर्घ आते ही ओज आने लगता है। ठीक है, इसके अलावा अल्प समासा कह लीजिए या समासहीना, कहीं ये भी शब्द मिलता है और प्रतियोगी परीक्षा में इससे पूछा गया है कि समासहीना कौन सा काव्य गुण है। यदि ये अल्प समासा है तो ये मान लीजिए कि ये दीर्घ समासा होगा। समास युक्त वर्ण उसके अंदर होंगे, जटिल शब्द उसके अंदर होंगे, लेकिन इसके ये जो है अल्प समासा है, इसमें बड़े ही सरल से और सहज से चित्त को द्रवित करने वाले शब्द मिलेंगे।
ट, ठ, ड, ढ जैसे परोक्ष वर्णों का प्रयोग इसके अंदर नहीं होगा। उदाहरण देख लीजिए, हम गुप्त को ही याद कर लेते हैं, पहले भी याद किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अमरी और अंबर तल में। देखिए प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन जहां पर है तो ये श्रृंगार रस से संबंधित है, मान लीजिए आप इसको, चाहे प्रकृति का हो, व्यक्ति का हो, नायक नायिका का हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो श्रृंगार करुण और शांत रसों, श्रृंगार तो मुख्य है ही, इसके साथ साथ आपको करुण मिल जाएगा, आपको शांत भी यहां पर मिलेगा। और उसमें कौन कौन से, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस भी उसके अंदर आता है। ठीक, अब तीनों प्रकार के गुणों का वर्णन और साथ में उनकी परिभाषा, उनसे संबंधित इस प्रकार शब्द यानी उस शब्द विशेष का अर्थ और साथ ही उसकी विशेषताओं का वर्णन, ये सभी आपको याद होना चाहिए। इससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न आप बना लीजिए, यदि उससे संबंधित कोई आपके मन में शंका है या संशय है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।